चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। और आपने पिछले लेक्चर में बच्चों देखा था अपन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर मैंने आपको एक वहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो तो उससे चेंज नहीं होता है ना, यानी कि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सेम वैल्यू आती है। उस पर बेस्ड इक्वेशन भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट और मैं आज की क्लास से शुरू करूंगा बच्चों, और वो स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड के साइज पे डिपेंड नहीं करती है, सॉल्यूशन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है ना, लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती है। वो अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन में देख ही लिया था है ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन सॉल्यूशन की अमाउंट पे और इलेक्ट्रोड के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे, है ना। तो स्पेशल पॉइंट से आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं बच्चों। स्पेशल पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल does not depend upon size of electrode, इलेक्ट्रोड के साइज पे डिपेंड नहीं करती है, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करती है। ये बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल साइज से इंडिपेंडेंट है और अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। मींस इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो अमाउंट पे प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती है उनको आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हो। तो ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये सॉल्यूशन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए कैसी प्रॉपर्टी होगा बच्चों? हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। चलिए, ये वाली बातचीत आपको पूरी समझ में आ गई है। अब बच्चों अपने क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट pH ऑफ गिवन हाफ सेल। एक हाफ सेल आपको गिवन है, उसकी आपको pH फाइंड आउट करनी है बच्चों। क्या क्या दे रखा है? प्लेटिनम ऑब्लिक H2 गैस कन्वर्ट्स इनटू H प्लस, है ना। आपको पता हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका यही है ना। यहाँ 1 एटीएम, अगर कुछ नहीं देते तो वैसे ही 1 एटीएम, कई बार H प्लस ना दे करके HCl दे देते हैं, वो भी वही है, H प्लस ही है ना। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट, ये आपको दे रखी है चीज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। देखिए आपको एक हाफ सेल गिवन है बच्चों, प्लेटिनम H2 से H प्लस बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है बच्चों। और इस सेल के लिए मुझे क्या निकालना है? pH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, H2 से H प्लस के अंदर आपको रिएक्शन में दे रखा है H2 से बनता है H प्लस, है ना। तो जरा हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो आप pH भी नहीं निकाल सकते। क्योंकि pH वास्तव में क्या होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर साइड में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हो, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दैट इज अवर pH, ठीक है। अब जरा देखिए इक्वेशन लिखेंगे, H2 से क्या बनता है बच्चों? H प्लस, तो यहाँ हाफ कर देना चाहिए मुझे, हाफ H2 से H प्लस बनता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। E क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन है, तो E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो यही चलेगी इक्वेशन। अब जरा देखिए, E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है बच्चों? 0.3 वोल्ट माइनस 0.06 कर लीजिए इसको, N की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, ये लीजिए, लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के तौर पर क्या है? H प्लस, ये लीजिए, और रिएक्टेंट क्या है बच्चों? H2,
और आपको पता है गैस के लिए क्या करते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर लिख दिया है मैंने, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये पूरा 1 ही रहेगा। अब जरा देखिए, ये ऑक्सीडेशन दे दिया है। अच्छा एक चीज और, ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है, ये वैल्यू दरअसल ये दे रखी, क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0.3 वोल्ट, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे स्पष्ट शब्दों में अपन ने लिखा था जब अपन ने सी और नहीं पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये दे रखा 0.3, ये 0 और ये इस तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिए ये फाइनली क्या बना, ये फाइनली हुआ 0.3 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.06 log H प्लस, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, माइनस log ऑफ H प्लस को pH बोल सकते हैं क्या, लिख रखा है मैंने, pH का मतलब माइनस log ऑफ H प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.3 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा pH इंटू 0.06, इस पूरी चीज को pH लिख दिया है मैंने, तो pH निकालोगे तो 0.3 डिवाइड बाय 0.06 आएगा, ये ऊपर जाकर के 100 होगा, ये नीचे आकर के 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, pH यहाँ से आ जाएगी 5। मेरे विचार से बच्चों कहीं पर भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, बस ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, pH जो होती है वो माइनस log ऑफ H प्लस आयन होती है बच्चों, बस ये ध्यान आपको होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का रुख करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और वो है सेल से अपन यूजफुल वर्क क्या ले सकते हैं, दैट इज यूजफुल वर्क फ्रॉम सेल। यूजफुल वर्क फ्रॉम सेल, सेल से यूजफुल वर्क हमें क्या मिल सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए जरा इसको अपन कैसे समझेंगे, यूजफुल वर्क जो होगा बच्चों, W यूजफुल इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी होगा। बच्चों आप थर्मो में एक चीज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है। मैंने कुछ वर्कआउट किया, मेरी एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, तो इसीलिए मैंने लिखा W यूजफुल इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी है बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी, और माइनस का मतलब इसमें नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी में नेगेटिव चेंज आने का मतलब क्या है कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब भी सिस्टम वर्क करेगा सिस्टम की एनर्जी तो रिड्यूस होगी, तो यूजफुल वर्क को मैंने माइनस डेल्टा जी के इक्वल लिख दिया है। अब सेल से यूजफुल वर्क कैसे मिलेगा, सेल कोई दौड़ लगाएगा या कुछ और काम करेगा। बच्चों सेल से जो वर्क मिलता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, है ना, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि सेल से तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही ले सकते हो, क्योंकि सेल का काम ही क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आप सेल से अगर यूजफुल वर्क लोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, वर्क होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, है ना, Q इंटू वी की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, Q इंटू वी, यहाँ पर Q की फॉर्म में क्या है एन फैराडे, और V के लिए क्या है वास्तव में ई सेल। पूरी बात समझे भाई, Q की फॉर्म में Q के लिए क्या है अपने पास फैराडे, है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे, तो n मोल पर n फैराडे चार्ज हो गया है, और V की जगह पर क्या है बच्चों ई सेल है। तो इस फॉर्म में मुझे मिलेगा यूजफुल वर्क का फॉर्मूला होगा Q इंटू वी, और चार्ज की जगह मेरे पास क्या है n फैराडे,
और वोल्टेज की जगह क्या है, सेल का ईएमएफ ई सेल। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बच्चों। अगर इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये लीजिए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है, दैट इज यूजफुल वर्क फ्रॉम सेल। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स हैं, उसको अपन ने एन से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। अब यहाँ पर दो तीन बातें जरा समझिए ध्यान से बच्चों। आपने थर्मोडायनामिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि जब डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो दी गई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है बच्चों, जब डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जब डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और जब डेल्टा जी जीरो आता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन अपन देखने जा रहे हैं बच्चों। क्या क्या, देखिए स्पेशल पॉइंट नंबर 1, इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, या तो डेल्टा जी नेगेटिव है। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ई सेल हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, गिवन सेल रिएक्शन will be spontaneous, यानी कि जो सेल रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। कब, जब ई सेल पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो गिवन सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगी, है ना। स्पेशल पॉइंट नंबर 2 देखिए, वो क्या है, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव हो, है ना, वो कब होगा, जब ई सेल नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख रखा हूं, इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव और ई सेल नेगेटिव है ना। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ई सेल नेगेटिव होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मैं क्या लिख दूंगा, given cell reaction will be non-spontaneous, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैं स्पॉन्टेनियस रहेगा। बोलो सही है क्या, किसी भी रिएक्शन में अगर ये डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। समझ गए पूरी बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, गिवन सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैं लिख दूंगा बट सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अपोजिट डायरेक्शन। पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ई सेल पॉजिटिव है, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इट मींस ई सेल नेगेटिव है, तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बट वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि एक डायरेक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसका थर्ड स्पेशल पॉइंट और मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। स्पेशल पॉइंट नंबर 3, वो क्या है, इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, या मैं कहूं ई सेल इक्वल्स टू 0, है ना। जब ये 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी 0 है, तो क्या होगा, सेल रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। सेल रिएक्शन will be in equilibrium state। पूरी बात मेरे विचार से आपको क्लियर हो गई है।
तो बच्चों 3 केस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं डेल्टा जी के रिगार्डिंग कि किस तरीके से ये कार्यक्रम होगा, कब स्पॉन्टेनियस है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। यूजफुल वर्क फ्रॉम सेल, वर्क होगा Q इंटू वी की फॉर्म में, और ये माइनस डेल्टा जी, क्योंकि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, और इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये नॉर्मल हो गया है, एन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स हैं। फिर यहाँ डेल्टा जी को लेकर के 3 केस आ गए। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ध्यान दीजिए, अपने को दे रखा है जिंक से जिंक +2 एनोड, फिर ब्रिज, और फिर ये कैथोड Cu+2 से Cu, और सपोज इसका जो ई सेल दे रखा है वो 1.1 वोल्ट दे रखा है। बोले क्लियर है क्या? ये एनोड, ये ब्रिज और ये कैथोड, और ई सेल पॉजिटिव दे रखा है बच्चों। ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव, और डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव। अब ये मामला स्पॉन्टेनियस है क्या? यस, और ऐसा होता भी है, अपन ने देखा भी था। जब ये एनोड होता है, बीच में यहाँ ब्रिज है और ये कैथोड होता है, तो इस कंडीशन में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है। एनोड, ब्रिज एंड कैथोड, डेल्टा जी इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अब अगर मैंने इसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया, एनोड जिंक का ना लेकर के कॉपर का ले लिया, अब ये स्थिति करी है मैंने, देखिए जरा कैसे, Cu/Cu+2, इससे अपोजिट प्रोसेस कर दी है, जिंक +2 से जिंक। बच्चों इसका ई सेल क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे तो -1.1 वोल्ट, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस। साफ साफ समझ में आ रहा है भाई? ये एनोड और ये कैथोड लेते हैं तो प्रोसेस अपने आप होती है, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसके लिए ई सेल पॉजिटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है। लेकिन मैंने इसका अपोजिट कर दिया, यानी कि कॉपर का एनोड बना दिया है, जिंक का कैथोड बना दिया है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस है तो अपोजिट डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात आपको शायद पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपन देखिए जरा, अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, ई सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा अच्छे से, ये अपन ने पढ़ा था बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये पढ़ा था हमने। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब सेल रिएक्शन होती है तो एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। एनोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है, कैथोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है ना, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होती है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, देखिए मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जिंक से टूट करके जिंक +2 सॉल्यूशन में नीचे गिर रहा था, तो जिंक +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, और Cu+2 जाकर के डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पर, तो Cu+2 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रही थी। इट मींस सेल रिएक्शन जब होती है तो एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन में चेंज आता ही आता है, और जब कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी चेंज आना स्वाभाविक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन चेंज हुई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे इस फॉर्मूले में, तो बताइए उस केस में ई सेल 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई? अगर मैं कहता हूं कि कैथोड और एनोड दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गए हैं, तो उस केस में ई सेल 0 हो जाएगा, और ई सेल 0 हो जाएगा तो सेल
स्टॉप कर देगा फंक्शन अपना, वर्क करना स्टॉप कर देगा उस केस में, है ना। तो ये बात अपन लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहां में लिख दूंगा इफ ई कैथोड इक्वल्स टू ई एनोड, तो ई सेल 0 हो जाएगा बच्चों, और सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सेल का ईएमएफ ही 0 हो गया, मतलब सेल ने वर्क करना बंद कर दिया है। तो मैं यहां लिखूंगा स्पेशल पॉइंट ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग cell reaction the concentration of anode and cathode solution changes। कंसंट्रेशन बच्चों चेंज होती है एनोड और कैथोड सॉल्यूशन की, है ना। जब कंसंट्रेशन चेंज होगी एनोड और कैथोड सॉल्यूशन की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, है ना। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड also changes। एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसकी वजह से चेंज होंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। एट ए पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड becomes equal and E cell is 0, means E cell 0 का मतलब क्या है, सेल स्टॉप्स वर्क, सेल काम करना बंद कर देगा। कब? जब कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, ई सेल 0 आएगा, उस केस में सेल काम करना बंद कर देगा जब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो मुझे एक चीज बताइए, नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बोलो यही है क्या? अब मैं कह रहा हूं जब सेल ने काम करना ही बंद कर दिया है तो ई सेल 0 हो जाएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं सर ये ई नोट 0 नहीं होगा क्या? नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो फिक्स आता है, ये 0 मत करना, ये वाला 0 होगा। सेल का ईएमएफ या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये 0 हो गया है। तो अब जरा देखिए, जब इसको तुम 0 कर दोगे तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप ध्यान दीजिए, जब ई सेल 0 होता है तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की होती है क्या बच्चों? ये कंडीशन किसकी होगी बच्चों? इक्विलिब्रियम की। अभी मैंने जस्ट आपसे पॉइंट डिस्कस किया है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह मैं के लिख सकता हूं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन। तो हमारा ये कार्यक्रम क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई के। बताओ ये आपका ई नोट सेल आएगा कि नहीं आएगा? मैं के क्यों लिख सकता हूं उसकी जगह? के मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बच्चों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो के इक्वल होता है। और के क्या है? दैट इज आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये पूरा का पूरा नेक्स्ट इक्वेशन से अपन ने ये वैल्यू पता है अपने को कि इसको अपन आर टी अपॉन इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी रखेंगे, इसकी रखेंगे, तो आएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन, और लॉग बेस ई लॉग बेस 10 में चेंज हो जाता है बच्चों।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल देंगे, इसको भी ट्रिपल स्टार देंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर और बहुत ही आसान सी प्रोसेस है बच्चों। पूरी बात क्लियर हो गई, फिर से समझ लीजिए। ई सेल, सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब सेल रिएक्शन होती है तो एनोड और कैथोड दोनों के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। जब कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। जब ये और ये वैल्यू सेम हो जाएगी तो ई सेल 0 हो जाएगा, और जब ई सेल 0 हो जाएगा तो मैं कह दूंगा सेल स्टॉप्स वर्क, सेल ने काम करना बंद कर दिया है ना। इसको अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई किया, इसको 0 किया, तो जैसे ही सेल 0 हुआ तो हमें पता इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, तो इसको मैं के लिख सकता हूँ, और जैसे इसको के लिखा तो ये अपने पास बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन करके यहाँ पे तैयार हो चुका है बच्चों। तो इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला मैं यहाँ आपसे और डिस्कस करूंगा, और वो क्या है जरा वो देखिए। इसको डेल्टा जी की फॉर्मेट में अपन और लिख सकते हैं इस तरीके से, वो जरा और देखिए आप। देखिए बच्चों, अपना डेल्टा जी का फॉर्मेट था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। बताओ ये फॉर्मूला था कि नहीं था, है ना। अगर मैंने इसको डेल्टा जी नोट कर दिया तो ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ, और ई नोट सेल की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना। इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ ई नोट सेल की जगह, RT अपॉन NF log बेस E के। तो NF से NF कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln के। बच्चों log बेस E को आप ln भी लिख सकते हो क्या? यस, जब log का बेस E होता है तो आप उसको ln से लिख सकते हो, है ना। अच्छा, अब इसका अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपना फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log बेस 10 के। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बन चुका है, इसको भी मैं 3 स्टार यहाँ से दूंगा, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बन चुका है। इन पर अलग अलग वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है 0.0591 अपॉन n log 10 के, और एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log 10 के। कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और कई बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करवाते हैं ना। तो जरा देखते हैं इस पर कैसा सवाल बनता है, वो जरा देखते हैं। इस पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो देखिए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए गैल्वेनिक सेल a reaction is occurring with value of n equals to 2, है ना। n equals to 2 वाली कोई गैल्वेनिक सेल में एक रिएक्शन हो रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, और इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा 0.295। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज 0.295 वोल्ट, है ना। सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है 0.295 वोल्ट दे रखा है। फाइंड आउट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ई नोट दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है,
जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट क्लास। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन log k। अब ई नॉट सेल की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 0.295, ई नॉट रख दिया 0.0591, एन की जगह एन की वैल्यू रख दिया log, ले लीजिए 2 log 10k। ये आ जाएगा बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे पूरी तरीके से तो ये आ जाएगा log k की वैल्यू आएगी 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 10। तो k निकालोगे तो मैंने आपको बता रखा था जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाता है 10 टू द पावर 10, है ना। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना। साफ साफ दे रखा है भाई। इसको आप सोल्व करोगे पूरे को तो ये आएगा log k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। जब k की वैल्यू 10 आ जाएगी तो मुझे log हटाना है, तो जो बेस में होता है log का जो बेस है वही सामने वाले का बेस बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से k की वैल्यू आ चुकी है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, वो जरा क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस किस के लिए दे रखा है वो जरा देखिए। Fe+2 से Fe और E नॉट दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? Fe+2 से Fe -0.44। ठीक है। दूसरा और क्या दे रखा है बच्चों? दूसरा देखा Fe+3 से Fe+2 और इसका जो E नॉट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 0.77। ठीक है। और तीसरा और दे रखा है आपको, ये कहा है कि Fe+2 और Fe+3 का जो मिक्सचर है इसमें Fe का एक पीस डिप करते हैं तो क्या होगा, है ना। What will happen when a piece of Fe is dipped in mixture of Fe+2 and Fe+3। इस मिक्सचर में जब आप आयरन का एक पीस डिप करेंगे तो क्या होगा बच्चों? यानी कि आपसे पूछा है Fe+3 की कंसंट्रेशन पर क्या असर होगा, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। Fe+2 की कंसंट्रेशन पर क्या असर होगा, है ना, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वो सारी बातें आपसे पूछी गई है। तो आप जरा ध्यान से समझिए पूरी बात को। इसके अंदर क्या होगा अब जरा देखिए बच्चों। मुझे एक चीज बताइए, Fe+2 से Fe का कन्वर्जन का E नॉट है नेगेटिव, है ना। यानी कि Fe+2 का Fe में कन्वर्जन और E नॉट दे रखा है इसका नेगेटिव। तो E नॉट नेगेटिव है तो बच्चों डेल्टा G नॉट पॉजिटिव होगा क्या? यस। क्लियर भाई। एक चीज सीधी सी बात है, सवाल को जरा समझिए। आपसे पूछना चाह रहा है कि सबकी कंसंट्रेशन पर क्या चेंज होगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी, व्हाटएवर। +2 से Fe में कन्वर्जन के लिए E नॉट नेगेटिव है। जब इसका E नॉट नेगेटिव है तो बच्चों इस केस में मैं क्या बात कह सकता हूं, E नॉट नेगेटिव है इट मींस डेल्टा G पॉजिटिव है। और डेल्टा G पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? डेल्टा G पॉजिटिव है इट मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस बट स्पॉन्टेनियस इन अपोजिट डायरेक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों? स्पॉन्टेनियस होगा। इट मींस मैं क्या कह सकता हूं, Fe से Fe+2 ये अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो Fe से Fe+2 स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब Fe+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और Fe की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी।
समझ रहे हैं भाई? इधर से इधर नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे पता चला? ई नॉट नेगेटिव है, ई नॉट नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, तो Fe+2 इंक्रीज होगा। दूसरा देखिए Fe+3 से Fe+2 की तरफ बढ़ना, इसका ई नॉट दे रखा है 0.77 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब डेल्टा जी क्या आएगा इसका? नेगेटिव। इसका मतलब इधर से इधर चलना स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस है तो Fe+3 विल डिक्रीज एंड Fe+2 विल इंक्रीज और Fe विल डिक्रीज। ये तीन बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? ये तीन बातें हैं। Fe+3 डिक्रीज होगा, Fe डिक्रीज होगा और Fe+2 इंक्रीज होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये वैरायटी पूरी की पूरी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरे विचार से ये पूरी की पूरी आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये ध्यान दीजिए अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। इस लेक्चर में इतनी ही जानकारी रखिएगा।